नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। सत्ता तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में जरूरी है संख्या बल। सियासत में संख्या बल का स्पष्ट आकलन संभव नहीं, पर एक अनुमान सभी दल जरूर लगाते हैं। मतदाताओं को इसके लिए जात जमात अलग अलग वर्गों में अलग अलग समूहों में बांटकर एक अनुमान लगाया जाता है। अनुमानित संख्या के साथ साथ हार जीत की संभावना भी देखी जाती है। जितना बड़ा वर्ग समूह, संख्या बल का आकलन करना उतना ही सुविधाजनक। अगड़े पिछड़े अति पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों से बड़ा होता है आधी आबादी वाला समूह, जिसमें सभी आ जाते हैं और जो रिकॉर्ड तोड़ तरीके से मतदान केंद्रों तक आनुपातिक रूप से अधिक उत्साह और संख्या बल के साथ पहुंचते रहे हैं। लोकतंत्र में महिलाओं की इस ताकत को नीतीश कुमार ने शुरू में ही भांप लिया और अपनी सरकार में सबसे लाभकारी समूह महिलाओं का हो यह सुनिश्चित किया। उनकी मांग को पूरा करने के लिए सरकारी खजाने को सालाना करोड़ों का नुकसान होना भी स्वीकार किया, पर शराबबंदी से डिगे नहीं। जीविका हो, आरक्षण हो, ड्रेस, साइकिल, छात्रवृत्ति, नियुक्ति, रोजगार और क्या क्या नहीं दिया। और इसका परिणाम ये रहा कि सीधे सीधे माना जाता है आधी आबादी नीतीश के साथ उनकी शक्ति बनकर सत्ता में उन्हें बनाए रखने वाला फैक्टर बने रहे। और अब एक बार फिर चुनाव है और सबकी नजर उसी आधी आबादी पर है। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि सत्ता की चाबी आधी आबादी इस बार किसे सौंपेगी। सवालों का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। फिलहाल स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रमोद सिन्हा जी और कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए कमल कमलेश जी। हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़ेंगे, पर पहले चर्चा शुरू करते हैं और प्रमोद जी से जानने का प्रयास करते हैं कि प्रमोद जी, इस बात से तो इनकार नहीं करेंगे आप कि नीतीश कुमार के कोर वोटर जो माने जाते हैं वो महिला समूह है और उनके लिए ही अधिकांश योजनाएं नीतीश कुमार चलाए हैं और अधिकांश फोकस उनका महिला समूहों पर रहता है। इस बार भी कई कार्यक्रम हुए हैं और अब आगे भी और कार्यक्रम उसी समूह को फोकस करके किया जा रहा है। तो जीत सुनिश्चित होगी अगर आधी आबादी साथ खड़ी होगी, इसके लिए क्या कोशिश हो रही है? देखिए दीपक जी, सबसे पहले समझने वाली बात है कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 20 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं। 11 वर्षों से डबल इंजन की सरकार है और 17 वर्षों से एनडीए की सरकार है। बावजूद आज आप बिहार की महिलाओं की ही बात कर लें तो महिलाओं की स्थिति आज क्या है। महिलाएं आप देखिए कि किस प्रकार से जो है, अभी जातीय गणना हुआ था और जातीय गणना में ये रिपोर्ट आई थी कि 94 लाख जो आबादी है, 94 लाख जो परिवार है वो मात्र 6,000 रुपया से नीचे पे गुजर बसर कर रहा है, यानी कि राज्य की 34% आबादी। उसके अलावा जो 30% आबादी है वो 10,000 रुपया से कम पर जीवन गुजर बसर करने के लिए बाध्य है, मजबूर है। ये समझने के लिए पर्याप्त है कि महिलाओं का किस प्रकार से जो है आप स्थिति आप देख लीजिए। चूंकि कोई भी महिला जब किचन का बजट बिगड़ जाता है ना, तो सारी चीजें जो है पारिवारिक जो बजट होता है वो अपने आप बिगड़ जाता है। और आप देखिए पलायन जिस प्रकार से बिहार में एक बड़ा समस्या है, 3 करोड़ से अधिक लोग जो पलायन कर चुके हैं, वो जो लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं अपने गुजर बसर के लिए, कमाने के लिए, वो भी किसी के भाई, किसी के बेटा, किसी के पति हैं। तो आप समझ लीजिए कि उन महिलाओं पर क्या बीतता होगा जो परिवार से उनके सदस्य जो है दूसरे राज्यों में जा करके जीवन कमाई करते हैं और जीवन बसर करने के लिए किसी प्रकार से धन संचित करने का काम करते हैं। ये बड़ी बात है कि 20 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के रहते हुए इस प्रकार की समस्याएं विकराल रूप बिहार में लिए हुए। अभी हम जातीय गणना की ही बात कर रहे थे, उसके अलावा आप देखिए कि किस प्रकार से महंगाई जो है चरम सीमा पर है। महंगाई को दृष्टिकोण को देखते हुए हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया प्रत्येक महिलाओं के खाता में देने का काम करेंगे। वहीं गैस सिलेंडर जो सबसे महंगा है बिहार में, आप देखिए उसको कम करके जो है 500 रुपया में हम देने का काम करेंगे। छात्र और छात्राओं के लिए आप जो सरकारी नौकरी में जो आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे उसको हम निःशुल्क करने का काम करेंगे और जो छात्र छात्रा जो एग्जाम देने के लिए दूसरे जगह जाएंगे उनके लिए भी हम यातायात का सुविधा उपलब्ध कराने का काम करेंगे। आप देखिए जो महिला दिवस के अवसर पर हमारे नेता ने बेटी योजना की भी बात कही है। आप देखिए ना, आप तमाम जो जीविका समूह हैं, आप चाहे आशा दीदी की बात कर लीजिए, जीविका दीदी की बात कर लीजिए, प्रत्येक आप हाल के ही दिनों में देखिएगा कि वो सारे लोग आंदोलनरत है। उनका मानदेय कितना है
आप ये समझिए ना, आप देखिए कि 17 माह का जो हमारा कार्यकाल रहा और आप जो नियोजित शिक्षक आपने देने का काम किया था, और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि भगवान भी धरती पर आ जाएंगे लेकिन नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। वो सम्मान किसने देने का काम किया? वो सम्मान हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 17 माह के कार्यकाल में ही देने का काम किया। जातीय गणना करा करके आरक्षण के दायरा को बढ़ाने का काम किया गया। उसके अलग आप देख लीजिए, आईटी पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी लाने का काम किया। तो ये सारे जो काम हुए जिसमें कि महिलाओं को भी आर्थिक रूप से उन्नत किया जाए, उनको स्वावलंबी बनाया जाए, इस प्रकार के जो है काम हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने किया। चलिए हम फिलहाल ये मानकर चल रहे हैं भी किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो महिलाओं को, अभी आपने जो हम महिला दिवस, माई बहन मान योजना का तो आपने जिक्र कर दिया, हम आएंगे आपके पास फिर प्रमोद जी। हम ये मानकर चलते हैं कि आरजेडी की अपनी प्लानिंग है कि वो सरकार में आएंगे तो क्या क्या करेंगे, कांग्रेस की भी अपनी प्लानिंग होगी। अभी कोई साझा मैनिफेस्टो वाला कुछ ऐसी बात चर्चा में नहीं आई है, तो हम अलग अलग ही जानते हैं कि कमल कमलेश जी की ओर से पार्टी के बारे में कि क्या कुछ तैयारी है इस आधी आबादी को अपने साथ रखने के लिए, जैसे माना जाता है कि नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक समूह है ये। जहाँ तक कांग्रेस की बात है जी, तो कांग्रेस हमेशा से महिला हो, गरीब हो, मजदूर हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, इसमें किसी भी तरह का भेदभाव कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी से लेके अब तक नहीं किया है। जिसका जीता जागता उदाहरण जितने हम लोगों ने पीएसयू दिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, तो इससे सभी आदमी को जो है लाभ मिला। अब रही बात जो नीतीश जी ने महिला संवाद यात्रा निकाली है, तो इस यात्रा में ये लगभग 70,000 स्थानों पर जो है ये अपनी इस यात्रा को ले जाएंगे जी। इसमें कितना खर्च बैठेगा बिहार सरकार का, ये अभी आकलन में नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ ये गरीब जनता का पैसा है और गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा ये लोग जो है इस बार अंतिम रूप से ये लोग खर्च करने जा रहे हैं। इसके बाद इनको आना जाना नहीं है, इसलिए ये चाहते हैं कि जितना हम इफोर्ट लगा सके लगाएं। अब रही बात गरीबों के बारे में सोचने की, तो महाराष्ट्र में ये लोग झूठ बोल के सरकार में तो आ गए कि महिलाओं को 2100 रुपया जो है हम देंगे, लेकिन अभी जो महाराष्ट्र की वर्तमान स्थिति है, वहाँ की सरकार कह रही है कि भाई और बहन अभी 500 रुपया से काम चला लो, अपना घर गुजर बसर अभी इसी से काम कर लो। तो जो उनको पुरानी सरकार 1500 दे रही थी, उसमें भी ये लोग जो है उसकी हकमारी करके 500 रुपया पे ले आए हैं। तो ये सरकार को समझने वाली बात होगी। बीजेपी और जेडीयू यहाँ गठबंधन में है, तो बीजेपी और आरएसएस के बारे में हमको समझना पड़ेगा कि बी से बेचकर जे से जाएंगे, पी से पूरी, और आरएसएस में आर से राष्ट्रीय, एस से सरकारी और एस से संपत्तियां, मतलब बेच कर जाएंगे पूरी राष्ट्रीय संपत्तियां। तो इन बीजेपी और आरएसएस का जो गठजोड़ है वो यही साबित करता है। तो कहीं ना कहीं अब आम जनता को ये समझना पड़ेगा कि वो किस तरह की सरकार चाहते हैं, और आने वाले समय में जो क्राइम रेट बढ़ा है, यदि नीतीश जी को यदि निकालना ही था तो ये बेरोजगारी संवाद स्थापित करने का प्रयास करते या एक कार्यक्रम चलाते, पलायन रोको नौकरी दो उस पे ये बात करते। ये अभी जो हम लोगों का जो भी चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं महंगाई जो इस चरम पर है, इसमें ये लोग कुछ बात करना नहीं चाहते हैं। और बीजेपी के साथ पूरी मानसिकता इनकी जो है जेडीयू की मिलती जा रही है, और बीजेपी ठगने का काम करती है तो जेडीयू भी ठग के रहेगी, इसको मानना पड़ेगा। और महिलाओं को चलिए ये आप मान रहे हैं, अच्छी बात है। हमारे साथ जेडीयू का पक्ष रखने के लिए महेश दास जी जुड़ चुके हैं। महेश जी स्वागत है आपका भी। महेश जी, चर्चा हमने शुरू कर दी थी और प्रमोद जी गिना रहे थे कि किस तरह से तेजस्वी यादव ने सरकार बनने पर महिलाओं के लिए अभी से ही घोषणा कर दी है कि एक निश्चित राशि दी जाएगी और किचन का बजट उनका आसान हो, सुविधाजनक हो, संचालन किचन का वो सुनिश्चित किया जाएगा अलग अलग माध्यमों से।
आपको भी सलाह दे रहे हैं कि आप महिलाओं के पास जाने से बेहतर होता बेरोजगारों के पास जाते, संवाद स्थापित करते, उनकी समस्याओं को सुनते। क्या कहेंगे आप? देखिए, आरजेडी वाले लोग क्या बोलेंगे। आरजेडी में महिलाओं का मतलब होता है कि राबड़ी देवी, मीसा भारती जी, रोहिणी आचार्य जी, इससे बाहर महिलाओं के बारे में आरजेडी नहीं सोचती है। इसलिए इनको महिला पे ज्ञान देने का कोई हक है भी नहीं। नीतीश कुमार जी 20 जब वर्षों से से शासन इनकी सत्ता सरकार में आए है, हैं, लेकिन पंचायती राज बावजूद व्यवस्था इनके में पास कोई आंकड़ा 50% नहीं है कि हम अपने अरे 20 सुनिए वर्षों ना, की आ जाते हैं, उपलब्धि आंकड़े पे आ बताने का जाते काम हैं। करें। ठीक है, प्रमोद जी आ जाते लेकिन हैं। ये 20 वर्ष के पहले चले जाते हैं। अरे विपक्ष नहीं, तो वो आपको अभी नहीं आईना कहे दिखाता पहले। है ना। प्रमोद जी अभी पहले नहीं विपक्ष के कहे। आईना में जब आपको अपना चेहरा धुंधला नजर आता है, उसमें विपक्ष कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, आप 20 वर्षों के काल में आपने क्या किया है वो बतलाने का वो काम बताएंगे ना, आप बोलने दीजिए उन्हें। चलिए महेश जी आगे बढ़िए। तब ना बताएंगे जी हम महेश क्या जी किए बोलिए। हैं। सुन लीजिए, पंचायती राज व्यवस्था में 50% महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन, उसके पहले के 33% बाद आरक्षण सरकारी पहले से नौकरी में निर्धारित था। ठीक है। 35%, पुलिस डिपार्टमेंट में, उसके बाद महिलाओं का 50% आरक्षण बढ़ाया गया सरकारी नौकरी में। तो ये लोग क्या बोलेंगे? इन लोगों को महिलाओं का मतलब मैंने पहले ही बता दिया। नीतीश कुमार जी महिला सशक्तिकरण के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप का शुरुआत किया, जिसको आज के डेट में जीविका दीदी कहा जाता है। तो जीविका दीदी अभी आप समझिए कि कितनी बड़ी संख्या में पूरे बिहार में फैल गया है और कितनी सशक्त हो गई है जीविका की दीदियां। उन्हीं के कहने पे आदरणीय नीतीश कुमार जी जब यात्रा पे थे तो उन्हीं महिला जीविका दीदी के कहने पे आदरणीय नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी का फैसला लिया। और आप समझिए कि इतना व्यापक उसका असर पड़ा है समाज पे कि जो महिलाएं डेली शिकार होती थी, जो शराब नशे में उनके पति आते थे और उस पत्नी को जिस तरह से हरास किया जाता था, आप समझिए कि महिला शराबबंदी होने पे वही महिलाएं आज आके जब नीतीश कुमार जी यात्रा पे जाते हैं तो कहते हैं कि आपने भैया शराबबंदी करा दिया तो हमारे घर में अब किसी चीज की दिक्कत नहीं है, हम बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। और जीविका के समूह से उसका जो भी योजना है उसका फायदा लेके हम अब बहुत अच्छे तरीके से समाज में जी रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। महिलाओं के लिए ये बात करते हैं, महिलाओं के लिए शिक्षा यहाँ पे फ्री व्यवस्था किया गया है। महिलाएं के लिए उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है कि महिलाएं भी आगे बढ़ के उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़े। आप समझिए, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, हर जगह नौकरी के क्षेत्र में आगे बढ़े। इनके समय में पूछिए कि महिला कांस्टेबल बिहार में कितनी थी। ये महिला पे ज्ञान दे रहे हैं। महिला का मतलब इनको समझ में आता है बस 3 ही महिला। चलिए ऐसा है कि हम जान लेते हैं, महेश जी हम जान लेते हैं कि प्रमोद जी वाकई कुछ ऐसा है। महेश जी हम फिर लौटेंगे आपके पास, प्रमोद जी से जान लेते हैं जो आक्षेप आपने लगाए हैं उन पर सफाई भी तो ले लेंगे। देखिए दीपक जी, अभी इन्होंने जीविका दीदी के बारे में बात किए, शराबबंदी की बात किए, इन्होंने शिक्षा स्वास्थ्य की बात किए। तो आप बताइए ना, शिक्षा के मामले में नीति आयोग का जो रिपोर्ट है वो क्या कहता है? बिहार अंतिम पंक्ति पे खड़ा है। स्वास्थ्य के मामले में कैग का जो रिपोर्ट है, थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए ना, थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए। कैग का भी रिपोर्ट था, आपने देखा था कि शिक्षा व्यवस्था की चरमराहट को पूरे तरीके से तार जो है बिहार की शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था उसको दिखलाने का काम किया गया था। ठीक है महेश जी, हम आएंगे आपके पास। महेश जी आ रहे हैं आपके पास। ये शिक्षा की बात, महेश जी आते हैं आपके पास। हाँ, ये शिक्षा की बात करते हैं, उसमें आप ड्रॉप आउट देख लीजिए। प्राथमिक कक्षा में एडमिशन तो होता है, लेकिन माध्यमिक और महेश जी एक बार सुनिए तो, महेश जी एक बार सुनिए तो ये क्या कह रहे हैं। माध्यमिक और उच्चतर तक जाते जाते बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं और इंटर में 100 में मात्र 9 बच्चा बचते हैं। ये है बिहार की शिक्षा व्यवस्था की हाल। ये समझने की बात है। ये कहते हैं महिलाओं का इन्होंने उत्थान करने का काम किया है। अभी जो है, अभी उसमें नेशनल पब्लिक हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट आया था जिसमें बिहार की 65% महिलाएं जो हैं वो एनीमिक हैं। ये समय उनमें खून की कमी है और बच्चे जो हैं वो कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, उनमें बौनापन आ रहा है। ये कहें, ये महिलाओं की बात करते हैं।
हमारे नेता ने जो कहा है कि महिलाओं का जो किचन का बजट बिगड़ गया है, महिलाओं जो अपना घर परिवार को भी ठीक ढंग से नहीं चला पा रही हैं, उनके उत्थान के लिए, उनके आर्थिक स्वावलंबन के लिए, उनके आर्थिक रूप से तरक्की करने के लिए 2500 रुपया माई बहन मान योजना के तहत देने का काम करेंगे। उसके अलावा जो अन्य योजनाएं हैं उसका भी लाभ उन महिलाओं को मिलेगा। ठीक है ये बड़ी बात है। ठीक है, हम सुन लिए ना जी। महेश जी ऐसे मत कीजिए। अभी जो बजट, महेश जी ऐसे मत कीजिए। अभी जो बजट आया था, बजट के ठीक पहले महेश जी आप लगातार बोल रहे हैं और ऐसे में ये समय अवधि आपकी गिनी जाएगी। दीपक जी, बजट के ठीक एक दिन पहले हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह किया था कि भले ही मैंने माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया देने की घोषणा किए हैं, लेकिन आप सरकार में हैं, आप अभी से जो है महिलाओं को 2500 रुपया आप देने का काम करिए। जो वृद्धावस्था पेंशन या सामाजिक सुरक्षा पेंशन मात्र 400 रुपया आप दे रहे हैं, उसको महेश जी आपकी बारी आएगी का काम कीजिए। बगल के झारखंड राज्य का एक उदाहरण ले लीजिए ना। ठीक है प्रमोद जी, जैसे राज्य में भी 1000 रुपया। प्रमोद जी, कोई सरकार आएगी, पैसे बांट कर चली जाएगी, लेकिन अगर कोई सरकार उन्हें स्किल्ड बनाती है, उन्हें काम के जरिए मुहैया कराती है, तो वो जीवन भर काम करके रोजगार की व्यवस्था करके अपने परिवार का भरण पोषण कर सकेंगे। सरकार की तो कोई गारंटी नहीं है। दीपक जी, मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि जो जातीय गणना, महेश जी सवाल सुन लीजिए। गणना में जो रिपोर्ट आया उसमें 64% आबादी अगर 10,000 रुपया से कम पर मासिक गुजर बसर करने का काम करती है, ये बिहार के पिछड़ेपन को दर्शाने के लिए पर्याप्त है। दूसरी बात है कि जब केंद्र में जो सरकार है 11 वर्षों से डबल इंजन की सरकार है, जब महागठबंधन में हमारे साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होते हैं वो कहते हैं कि बिहार को कुछ नहीं मिला है। ठीक है प्रमोद जी, हो गया। एक अंतिम लाइन हो गया है। 85 जो है केंद्रीय विद्यालय और 28 नवोदय विद्यालय दूसरे राज्य को बिहार में एक भी नहीं है। ठीक है, समझ गया। चलिए महेश जी, ठीक है महेश जी, राज्य को दिए जाते हैं, बिहार को नहीं दिए जाते। प्रमोद जी ठीक है। महेश जी एक सेकंड रुकिए, आप लगातार बोल रहे थे इसलिए ये समय भी आपका भी गिना जाएगा ना। हम जरा कमलेश जी के पास चलते हैं। इन्होंने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि अगड़े पिछड़े में से किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करते हैं और भेदभाव नहीं करने वाली पार्टी के नेता आरक्षण के दायरा बढ़ाने को लेकर सवाल खड़े करते हैं, अलग अलग जातीय समूहों का हिसाब किताब लेते हैं, तो फिर ये भेदभाव नहीं कमल जी तो और क्या है? फिर आप महिलाओं के साथ किए जाने वाले वादों का क्या करेंगे? जब आपकी राज्य दूसरे राज्यों में सरकार है, वहां दूध के दाम बढ़ा दिए जाते हैं, महिलाओं को फ्री बस यात्रा का आश्वासन देकर पुरुषों से अधिक किराया वसूला जाता है, तो परिवार के अगर 2 सदस्य महिला पुरुष जाएं तो वो बराबर हो जाते हैं, तेल के दाम बढ़ा दिए जा रहे हैं, तो महंगाई कैसे आप कंट्रोल करेंगे? कैसे विश्वास किया जाए? अभी गैस का दाम जो है 50 रुपया बढ़ा दिया, इस पे किसी को कोई हो हल्ला नहीं हुआ और स्मूथली जो है ये बात दब गई। नहीं दब गई नहीं कमल जी, कभी नहीं दबेगी बात। अगर लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो वो नहीं दबेगी। नहीं कमल जी, लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो वो नहीं दबेगी। 8 तारीख को जो है 8 तारीख को जो है गैस का दाम इसी मंथ बढ़ गया। आप प्रदर्शन करने उतरे नहीं, लोगों को फर्क नहीं पड़ता शायद उससे, किसी ने आपको भी फर्क नहीं पड़ता उससे। बस डिबेट में आप गिनाने के लिए यही कह रहा हूं मैं कि डिबेट में गिना रहा हूं मैं। आप लोगों जिस चीज से किसी को फर्क नहीं पड़ता उसे आप मुद्दा कैसे बना सकते हैं, ये बताइए। फर्क कैसे नहीं पड़ता है? 50 रुपया चलता है ना। यहाँ 10 रुपए के से भी फर्क पड़ रहा है गरीबों को, और आप 50 रुपया का आर्थिक उस पर बोझ डाल दिए और कह रहे हैं कि फर्क नहीं पड़ रहा है। शायद उज्ज्वला सिलेंडर से राहत पहुंच रही होगी उन गरीबों को। बढ़ा है तो उज्ज्वला में भी तो बढ़ा है, ऐसा थोड़े है कि सिर्फ कमर्शियल में बढ़ गया या इसमें बढ़ गया। ठीक है, लेकिन दिक्कत यह है ना कि आपकी पार्टी जिस राज्य में है वहां तेलंगाना में हमारी सरकार बनी है, वहां सरकारी खजाने में इतने पैसे नहीं है कि सरकारी कर्मचारियों को वेतन दिया जनगणना जाए। के साथ पूरी तरह से 9वीं अनुसूची में डाल के लागू किया है और हम लोग बिहार में भी वो करने जा रहे हैं। हमारे राज्य सरकार कैसे 9वीं अनुसूची में डालकर लागू कर सकती है? फिर तो ये महागठबंधन की सरकार थी, वो भी करा लेती बिहार में। आप भी तो बिहार में थे ना सरकार में। उन्हीं लोगों का काम है कि वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाने का काम किया और उस पर रोक लगाने का काम किया। सरकार आपकी थी ना, राज्य सरकार ऐसे कर सकती है। सरकार में हम लोग 2 बार आए और कुछ समय के लिए आए। फैक्चुअल बातें करें ना, क्या प्लान कर रहे हैं आप महिलाओं के लिए, या राजद के भरोसे ही हैं? कोई राजद के भरोसे नहीं, हम लोगों का गठबंधन यूनाइट है और गठबंधन में जो भी तय होगा, कोई सवाल नहीं है, अब तक कोई सवाल नहीं है। हाँ
जो जो तय भी होगा। मैनिफेस्टो आरजेडी का है, हम लोग अपने बैठ के इस पे हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोगों को क्या करना है। अगले मीटिंग में आप लोगों को बता दिया जाए कि हम लोग किस मैनिफेस्टो पे जाएंगे। चलिए। ये कंबाइंड होगा, आ रहे हैं प्रमोद, जा रहे कांग्रेस हैं। का या आरजेडी का नहीं होगा, वो महागठबंधन का चलिए मैनिफेस्टो ये भी होगा, जो आपको ये भी हम बता दिया देखेंगे, जाएगा। ये भी हम देखेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो गठबंधन तैयार हुआ था वो अलग अलग मैनिफेस्टो वाला गठबंधन हमने देखा था। इस बार बिहार में कुछ अलग होगा तो दिलचस्प बात होगी। अब प्रमोद जी से हमने काफ़ी कुछ जानकारी ली है। एक बार आ रहे हैं प्रमोद जी, महेश जी के पास चलते हैं और जो अभी तक की उपलब्धियां गिना रहे हैं। चलिए मान लिया कि इतना कुछ किया गया है, लेकिन आगे क्या करने के लिए स्कोप बचा हुआ है ये तो बताएंगे ना, तब तो महिलाएं आपके साथ बनी रहेंगी। नहीं तो अगर दूसरी खेमे में उन्हें ज़्यादा फायदा दिखेगा तो वो उधर खड़ी नजर आएंगी। कि हमारे तेलंगाना में ये हो गया वो हो गया, तो बिहार में जब कास्ट सर्वे नीतीश जी ने करने का फैसला लिया तो उस समय इन लोग साथ थे तो क्रेडिट ले रहे थे। इधर ही 10 दिन पहले जब राहुल गांधी जी इसके मेमोरियल हॉल में आते हैं तो कहते हैं कि कास्ट सर्वे फर्जी है। इसका दोहरा चरित्र को पहले साफ करवाइए। और ये ठीक है, वो होता रहेगा। हम ये साफ करना चाह रहे हैं ना कि अब सरकार किन योजनाओं को लेकर जनता के बीच आएगी। जो महिला उससे पहले खाना बनाते समय जो सबसे ज्यादा हेल्थ इश्यू आता था उसके लिए तो कभी इन लोगों ने सोचा नहीं। तो हम लोगों ने तो फ्री में सिलेंडर उज्ज्वला योजना के तहत बांटने का जो रिफिल नहीं हुआ ये कह रहे हैं। नहीं गया उज्ज्वला में दोबारा भराया ही नहीं गया। वो बोलने के लिए डाटा आप निकाल लीजिए। प्रमोद जी, मैं वो हमारे नेता क्या कर रहे हैं। हमारे नेता तो आज का दिन भी 70,000 जगहों पे उन्होंने महिला संवाद करके 2 करोड़ से अधिक लोगों से संवाद करके उनकी क्या समस्या है उनसे सुना जाएगा और उसके ऊपर उससे योजना बनाकर उसके लिए फिर से लागू किया जाएगा। तो हम लोग तो जनता से उनके मुद्दा और उनके क्या जरूरत है उसको एड्रेस करते हैं, उसके बाद उसके लिए पॉलिसी मेकिंग करते हैं और उससे काम करते हैं। तभी तो महिलाएं हमारे साथ हैं। और इन लोग तो ऊपर से बना के निपंगू बना के इन लोग क्या कर रहे हैं वो इन पर छोड़ दीजिए ना महेश जी। आप अपनी बात देखिए ताकि महिलाएं जो मान्यता है कि नीतीश कुमार के साथ खड़ी हैं, सत्ता की चाबी उन्हें देती है, वो सत्ता की चाबी इस बार भी उन्हें दे। प्रमोद जी क्या कहेंगे? देखिए सबसे पहली बात ये अभी जो बोल रहे थे जो जातीय गणना हुआ और ये कह रहे हैं जातीय गणना में 94 लाख चिन्हित हुआ था, उसको 2 लाख रुपया देने की बात हुई थी। तो कितने लोगों को इन्होंने देने का काम किया? जो भूमिहीन थे उनको 1 लाख रुपया देने की बात की गई थी। कितने लोगों को देने का काम किया? जिनका पक्का मकान नहीं था 1,20,000 रुपया देने की बात कही गई थी। तो कितने लोगों को? चलिए जवाब ले लेते हैं। और सबसे बड़ी बात एक प्रश्न और हम कर लेते हैं। जो जीविका दीदी की ये बात कर रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले ही वो आंदोलन कर रही थी अपने मानदेय को बढ़ाने के लिए और अन्य कई जो है उनकी मांगे थी, उस पर ये लोग कब विचार कर रहे हैं? जवाब ले लेते हैं महेश जी। कर लेते तो आज महिला संवाद सुन लेते हैं, जवाब सुन लेते हैं ना। चलते महेश जी जवाब। उसका निराकरण भी करेंगे, उसमें आपका क्या भूमिका है? चलिए नहीं इनकी भूमिका है कि अगर आप निराकरण करने में सक्षम नहीं हुए तो उसका फायदा इन्हें मिलेगा, उनकी ये भूमिका है। चलिए वक्त का अभाव है, माफी चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद सिन्हा जी, महेश दास जी, कमल कमलेश जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।